हेलो बच्चों। आज एक रोटेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम लेके आए हैं और क्वेश्चन की जो फॉर्मल वर्डिंग है वो मैं आपके लिए कुछ पढ़ देता हूँ। A thin tablecloth covers a horizontal table and a uniform body of round shape lies on top of it. The tablecloth is pulled from under the body and the friction causes the body to slide and rotate. What is body's final motion on the table? Assume that table is so large that body does not fall off. ओके, तो एक्चुअली क्वेश्चन को देखा जाए तो हमें गिवन है कि बॉडी टेबल पर रखी हुई है और उसके नीचे से हम क्लॉथ को एकदम से खींच लेते हैं। हमें बॉडी के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है कि बॉडी क्या है, वो रिंग है, डिस्क है, सिलेंडर है, स्फीयर है, कुछ गिवन नहीं है। और हमें ये बोला गया है कि फाइनली बॉडी का मोशन क्या होगा। क्या बॉडी टुवर्ड्स द राइट रोल करेगी, क्या बॉडी टुवर्ड्स द लेफ्ट रोल करेगी, या अल्टीमेटली रेस्ट पे आ जाएगी, या फिर ये डिपेंड करेगा कि हमारी बॉडी क्या है। जो आंसर है इस बात पर डिपेंड करने वाला है कि बॉडी क्या है। तो अभी आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसके लिए एक अटेम्प्ट दे सकते हैं अपना, और फिर आप वीडियो पे आ सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, चीजों को समझते हैं पहले, है ना। तो लेट अस से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट को के नीचे से हमने क्लॉथ को एकदम से पुल किया है। तो देखिए जरा, एक्चुअल में यहाँ से क्लॉथ जो है वो एकदम इस डायरेक्शन में फिसलेगा, और क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एट रेस्ट है, तो ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड होगी। ओके, तो फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ लगने वाला है इस तरह से, ठीक है। और ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे फ्रिक्शन, और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर ऊपर की तरफ लग रही होगी, और जो बॉडी का mg है वो सेंटर ऑफ मास पर इस तरह से एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है। और एक और चीज, जब हम इस क्लॉथ को एकदम झटके से खींच रहे होंगे तो ऑब्वियसली मुझे ये समझ में आता है कि नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव नहीं होगी, नॉर्मल रिएक्शन mg को ही बैलेंस कर रही होगी। ऐसा कोई कोलिजन नहीं हो रहा है कि जिसमें नॉर्मल जो है वो एकदम से बढ़ जाए, ऐसा कोई कहानी नहीं होगी। तो ये मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि नॉर्मल जो है वो mg को बैलेंस कर रही होगी। और क्योंकि फ्रिक्शन काइनेटिक लग रहा है तो फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग म्यू टाइम्स नॉर्मल, मींस म्यू mg आपका फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। म्यू गिवन नहीं है बट इसका यूज भी नहीं होगा क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, तो अब होने क्या वाला है एक्चुअल में, अब इसका ये जो फ्रिक्शन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये इकलौता फोर्स है जो जस्ट आफ्टर, ऑब्वियसली ये जो पुलिंग वाली प्रोसेस है लेट अस से dt टाइम में हो जाती है, dt टाइम में हो जाती है, तो उतने dt टाइम में हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा ड्यू टू दिस फ्रिक्शन फोर्स। एंड एक और भी चीज होगी कि अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर देखें तो नॉर्मल और mg का टॉर्क 0 है, बट फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा इस सेंस में। तो ड्यू टू दिस टॉर्क इन दैट dt टाइम, जितने में हमने वो क्लॉथ खींचा है उतने टाइम में दिस ऑब्जेक्ट विल अटेन सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना, इन दिस सेंस। Okay, so let us find out those velocities. Let us say we have this velocity, the center velocity becomes velocity v, and this angular velocity becomes omega just after. Okay, just after ये हो जाता है, तो हम यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत छोटे टाइम में हुआ है, तो हम यहाँ पर फ्रिक्शन, ये फोर्स लगा हुआ है फ्रिक्शन, और फोर्स की वैल्यू रही होगी म्यू mg, फोर्स की वैल्यू म्यू mg। तो ऑब्वियसली हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यूज करेंगे कि फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो इस डायरेक्शन, सॉरी फ्रिक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इनिशियली कोई मोमेंटम नहीं था, एंड इन dt टाइम दिस ऑब्जेक्ट गेन्स दिस वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास गेन्स दिस वेलोसिटी।
So by impulse momentum theorem in horizontal direction, we can say that one impulse due to friction equals to change equals to mv, and impulse due to friction is mu n into, this is force into time, mu n into dt. This is equals to mass time velocity, where m is mass of this object. Very simple. This is our equation. और सेम फोर्स हम सेम कैलकुलेशन हम ओमेगा के लिए कर सकते हैं कि एक्चुअली सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा और किसी का टॉर्क नहीं आएगा, और ड्यू टू दैट टॉर्क है ना, इन dt सेकेंड दिस ऑब्जेक्ट अटेन्स वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो हम जो एंगुलर इंपल्स वाली इक्वेशन लिखेंगे, इनिशियली कोई एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का नहीं था, पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, और ड्यू टू दिस टॉर्क, दिस टॉर्क या कहते ड्यू टू दिस एंगुलर इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम दिस इज गेन्ड। तो हम बोल सकते हैं दिस एंगुलर इंपल्स इक्वल्स टू एंगुलर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो एंगुलर इंपल्स कितना हो जाएगा आपके पास, एंगुलर इंपल्स विल बी फ्रिक्शन म्यू टाइम्स नॉर्मल, म्यू टाइम्स नॉर्मल। Okay, this is force into r, this is torque, and tau into dt, this is angular impulse, this equals to this I। अब ये ऑब्जेक्ट पता नहीं क्या है, तो लेट अस से इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास, है ना, I into omega। okay, now we can relate this v and omega by dividing these two equations, right? By dividing these two equations, divide these two equations, and we can find out that 1 by r equals to mv by I omega। लेट अस, इसका मतलब हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आ गई है, वेलोसिटी इक्वल्स टू I ओमेगा बाई mr, I ओमेगा बाई mr। बट अगर आप इस कंडीशन को ध्यान से देखें तो एक्चुअली ये रोलिंग कंडीशन होना जरूरी नहीं है, कि मतलब जैसे ही हमने क्लॉथ को खींचा तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो रोल करेगा नहीं करेगा, ऑब्वियसली रोल की कंडीशन है भी नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसी है और एंगुलर वेलोसिटी इस सेंस में हुआ है। तो ऑब्वियसली जस्ट आफ्टर पुलिंग दैट क्लॉथ, कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी ट्रांसलेशन के कारण भी आगे होगी और रोटेशन के कारण भी इसी डायरेक्शन में रही होगी। तो ऑब्वियसली जस्ट आफ्टर पुलिंग दैट क्लॉथ दिस ऑब्जेक्ट विल बी इन स्लाइडिंग कंडीशन, है ना। क्लॉथ निकलने के बाद भी जो कांटेक्ट है ना, क्लॉथ हटने के बाद नीचे टेबल के कांटेक्ट में आएगा, तो वहां पर भी स्लाइडिंग स्टार्ट होगी। एंड ऑब्वियसली देयर इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हमारा वापस से इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, जो स्लिपिंग है उसको अल्टीमेटली बंद करने की कोशिश करेगा, एंड अल्टीमेटली दिस ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट रोलिंग, और हमें यही पता करना है कि और रोलिंग जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होगी कि राइट हैंड साइड में होगी, या अल्टीमेटली रुक जाएगा या फिर कुछ और होने वाला, डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस। ओके, तो इस अब आगे की सिचुएशन को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, लेट अस से दिस इज जब कपड़ा खींचने के तुरंत बाद की जो कंडीशन है हमारे पास ऐसी है कि दिस ऑब्जेक्ट हैज गेन वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी इन दिस सेंस ऑन द टेबल। अब ये जो ऑब्जेक्ट है टेबल के कांटेक्ट में आ चुका है, and obviously friction will act in this direction, or and this friction will be kinetic in nature, means mu into n will be acting, है ना। normal reaction will be like this, है ना, and mg will be like this, okay, ठीक है। then obviously due to this friction ultimately this object will start rolling, and let us assume this rolling is finally after rolling started, okay, let us assume this object start rolling in this direction. Let us say final angular velocity is omega v naught, linear velocity v naught, and
एंगुलर वेलोसिटी ऑब्वियसली रोलिंग स्टार्ट हो रही है तो लीनियर वेलोसिटी इज दिस, देन एंगुलर वेलोसिटी मस्ट बी लाइक दिस, है ना, एंड दैट एंगुलर वेलोसिटी दिस ओमेगा नॉट मस्ट बी इक्वल टू वी नॉट बाई आर रोलिंग कंडीशन. Okay, and we have solved this type of question in obviously in class notes. और जनरली ये सिचुएशन हमें काफी बार मिलने देखने को मिलती है, और एक स्टैंडर्ड यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है जो हमें काफी हेल्प करती है चीजों को, कि अगर आप इस सरफेस पर टेबल पर लाई करने वाले किसी भी एक पॉइंट के अबाउट अगर ऑब्जर्व करेंगे, तो इस पॉइंट के अबाउट आप ऑब्जर्व करिए तो नॉर्मल और mg दे आर इक्वल एंड अपोजिट. उनका टॉर्क ऑब्जेक्ट पर हर इंस्टेंट पे जीरो होगा ड्यूरिंग द मोशन, एंड फ्रिक्शन फोर्स विल बी एक्टिंग लाइक दिस, एंड फ्रिक्शन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास हो रही होगी, देन टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन विल बी आल्सो जीरो. मींस जब तक ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करता हुआ इस सरफेस पे चल रहा होगा, नेट टॉर्क on net torque will be zero about any point on this surface. So let us say we consider a point P on the surface, and we can say that angular momentum of this object is conserved during the whole process, है ना, about point P. Then angular momentum initial and angular momentum final is same about point P, about point P. Okay, so let us find write down angular momentum equation. So angular momentum initially due to translation motion, angular momentum is mv into r in this sense, and let us say this sense is positive. This is angular momentum की sense को positive ले लेता हूँ. Then due to rotational motion, this angular momentum will be in this sense, or obviously this angular momentum will be negative. We will write this as negative minus this ICM into omega. Due to rotation is angular momentum is ICM into omega. Then ICM we have assumed I into omega. Okay, this is in this sense. And this is total initial angular momentum, and final angular momentum is translation के कारण m v naught into r in this sense, and due to rotation it is also in same sense and positive direction. ओके, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया था, तो यहाँ पे I इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू v नॉट बाई r, है ना, ये भी इसी सेंस में होगा. सो अब अगर हम I इंटू ओमेगा की वैल्यू इस इक्वेशन में यहां से पुट करें, ओके, तो what we will get mvr माइनस में I इंटू ओमेगा इज ऑल्सो mvr, और दिस इज इक्वल टू v नॉट टाइम्स mr प्लस I by r. So actually this term is zero, mv naught mvr minus mvr means v naught is zero, means ultimately when this object starts rolling, its linear velocity will be zero, means omega naught will also be zero, means ultimately this object will come to rest. और ये सिचुएशन, ये कंडीशन इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि ऑब्जेक्ट क्या है. ओके, सो द आंसर विल बी option C. It will always come to rest ultimately. Okay, okay, thank you. Hope आपको समझ में आई होंगी चीजें. Thank you very much.